मनोज तिवारी, जिन्होंने गायकी में बरसों से एक्टिंग में अलग पहचान बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी करवाई। मनोज तिवारी का जन्म प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ है। 1 फरवरी 1971 को जन्मे मनोज तिवारी ने ग्रेजुएशन तक बनारस में ही पढ़ाई की। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने से लेकर फिल्मी पर्दे तक अपनी अलग पहचान बनाई। 32 की उम्र में पहली भोजपुरी फिल्म में काम किया और 2009 में सियासी करियर का आगाज। सपा ने गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़वाया, लेकिन मौजूदा सीएम जोगी से चुनाव हार गए। 2013 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिलहाल लोकसभा में बीजेपी के टिकट पर हैट्रिक लगा चुके हैं। तो जोरदार तालियां मनोज तिवारी के राजनीतिक सफर को आपने देखा, लेकिन आज सवालों का सफर भी शुरू होने वाला है और दीपक सर और दिलीप सर से आग्रह करेंगे कि सेशन को आगे बढ़ाएं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, एलटी एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिसने हर फील्ड में एक्सेल किया है, यानी डिस्टिंक्शन पाई है। वो शख्स हैं, जब एक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो एक्टिंग में छा जाते हैं, गायकी करने के लिए जाते हैं तो गायकी में छा जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो धनाधन चौके छक्के मारते हैं, गाना गाते हैं तो इस तरीके से गाते हैं और इस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं कि उनके गाने लोगों की जबान पर चल जाते हैं। लोग गुनगुनाने पर उनके गाने मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, मल्टी टैलेंटेड मनोज तिवारी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद भी है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलटी एक्सचेंज में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, और आपने बहुत अच्छा समय दिया। हमसे ठीक पहले हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, उसके बाद मैं बैठा हूं तो कहने को बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर आपके पास से कहने के लिए हम निकाल लेंगे। आप तो मल्टी फेसेड है ना, तो आपसे तो राजनीति से भी तेल निकाल लेते हैं। दीपक चौरसिया जी ने बस। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, भोजपुरी फिल्मों पे जब आप एक्टिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे, बिजनेस वर्ल्ड, ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर थे, कभी सोचा था कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों में घूमेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, रोज उनसे 2-2, 3-3, 2.5 घंटे मिलेंगे, उनके सुख दुख में उनके साथी बनेंगे? ऐसी हार्ड लाइफ आपने सोची थी? आप तो अच्छे खासे ग्लैमर वर्ल्ड में थे, राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। हाँ, दिल्ली में करेंगे ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा करेंगे ये दिमाग में था और मुझे लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं जब शुरू से ही मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ भारतीय प्राचीन इतिहास से। और बिहार तो आपको पता है, जब पूरे संसार में लोग चुनाव का च भी नहीं जानते थे, तो 600 ईस्वी पूर्व बिहार में चुनाव होके लोग चुने जाते थे। लक्ष्मी गणराज्य जी, वैशाली, तो उसी धरती का हूँ। तो ये जरूर सोचता था कुछ भी करूँगा सोसाइटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करूँगा, और धैर्य से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, विनम्रता से करूँगा तो सफलता मिलेगी, ऐसा सोचा करता था। मगर दिल्ली में होगा ये नहीं सोचा था। दिल्ली नहीं सोचा? दिल्ली संयोग था या आपका प्रयोग? नहीं, संयोग था। तो प्रयोग तो मोदी जी का होगा। संयोग तो मेरा, मैं सो संयोग मानता। लेकिन आप 7 में से इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट दिल्ली में रिपीट हुआ है, बाकी के 6 के 6 कट गए। तो ये क्या जादू था मनोज भाई? ये अब बहुत मैटर नहीं करता है कि किसका कटा तो फिर किसका रुका। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। जिसका कटा उसको फिर मौका मिला, प्रवेश को फिर मौका मिला, आज वो मिनिस्टर है स्टेट में। रमेश बिजोड़ी जी को फिर से विधायक का टिकट मिला। मीनाक्षी लेखी जी को भी कहा जा रहा था लड़ने के लिए, उन्होंने लड़ना स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये सबको कहीं ना कहीं काम दिया ही जाता है। हंसराज हंस जी आज भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब से टिकट दिया गया उनको, बाकी हमको रिपीट कर दिया गया। तो मैं मंदिर जाके प्रार्थना की, मैंने कहा कि भगवान को धन्यवाद दिया, चलो यार 3री बार बन गए। सुना है 3री बार दिल्ली से एक व्यक्ति एक ही जगह से सांसद आज तक बना ही नहीं था, तो दिल्ली के लोगों ने प्यार दे दिया, स्वीकार है। दिल्ली के लोगों ने या पूर्वांचल के लोगों ने?
दिल्ली में ही पूर्वांचल भी है, लेकिन दिल्ली तो संपूर्ण दिल्ली है, किसी को हम बांट नहीं सकते। लेकिन माइग्रेशन, ये पूर्वांचल की बात मैंने इसलिए की, माइग्रेशन दिल्ली की एक बड़ी समस्या रही हमेशा से। उसके कारण हमने कई बार सुना है, अलग अलग तरह की बातें आई हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आके कैसे दिल्ली को ये गंदगी फैलाते हैं, ये भी हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। कुल मिलाकर के बीमार मानसिकता के लोगों ने कहा, जो बीमार मानसिकता का होगा वो भी लोगों में प्रांत और भाषा के नाम पे अंतर करेगा। किसी शहर में जहां रोजगार होगा, दुनिया के किसी जगह का आदमी आ सकता है। तो दिल्ली बिहार से नजदीक है, 12 पहले 15-16 घंटे में ट्रेन आती थी, अब तो 8 घंटे में आ जाती है। अब तो आज वंदे भारत चलने वाली है, सीधे आपको 12 घंटा में दरभंगा पहुंचा देगी। तो समय के साथ नजदीक हुआ है, पहले भी नजदीक ही था। चूंकि आप बिहार के हैं, आप दोनों स्थितियों को जानते हैं। बिहार से लोग माइग्रेशन करके आते भी हैं, और दिल्ली में जो बिहार से आप भी आए, आप सांसद हैं, कई ऐसे लोग हमें बिहार से हैं। तो जो तमाम लोग बिहार से आते हैं, उनके ऊपर जो टीका, खासकर पूर्वांचल के ऊपर जो संघर्ष रहा है उनका, उस संघर्ष को आपने भी देखा है करीब से, या आपको वो संघर्ष नहीं करना पड़ा, ये मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, हमें भी संघर्ष करना पड़ा। हम भी दिल्ली के एक गोपालपुर गांव है, उस झुग्गी में रहते थे। जब मैं सिंगिंग के लिए कंपटीशन दे रहा था, मैं जब आज जहां आपका कार्यालय है, उस वही सेक्टर 16 में हम लोग 3-4 साल तक वो ठेले का परोठा खा खा के वेट किए हैं कि शायद किसी घर में एंट्री मिलेगी। तो वो स्ट्रगल था, झुग्गी में रहते थे, लेकिन तब नहीं सोचते थे ना कि यही सांसद बनेंगे। जहां झुग्गिया में राहत रही हो जाएंगे कि सांसद बने हो, एक संजोग बटे। तो ये, लेकिन फिर भी देखिए हम लोग क्या, हमारे लोग माइग्रेट हुए, दिल्ली हुए, कलकत्ता हुए, मुंबई हुए, बंगलोर हुए, हैदराबाद हुए, चेन्नई हुए, बैंकॉक हुए, सिंगापुर हुए, अमेरिका हुए, पूछिए मत। आजकल अमेरिका में भी संस्था का नाम है बजाना, मतलब बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और वो दुनिया के 12 देश तो हम ही लोग से बन गए। लेकिन देश में भी बजाए जाते हैं, मुंबई में जो है वहां पे दूसरी तरह से बजाए जाते हैं, वहां का बजाना अलग होता है। राज ठाकरे का वो भी आपने सुना होगा। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि कुछ चुनावी स्टेप होते हैं। मुंबई में आज की डेट में कम से कम 1.5 करोड़ लोग हैं जो यूपी बिहार से रहते हैं। सबके ऊपर अटैक थोड़ी होता है, वो थोड़ा मीडिया इसको ज्यादा दिखाती है, भय बनाती है, मीडिया पे सवाल उठता है इस पे। आप कोई आदमी गया, 4 आदमी को पकड़ के 4 थप्पड़ मार दिया, आप पूरे 1.5 करोड़ पे एक ही बात चला देते हैं। अरे कभी मुंबई जाइए तो, कितने मजबूत लोग हैं, उनसे मुंबई चल रही है। लेकिन अब 4 लोगों की बातों को ही कोट करने लगेंगे तो राज ठाकरे यही चाहता है। राज ठाकरे जैसे लोगों को मुंबई के लोगों ने क्या दिया आज तक? एक विधायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति की औकात क्या है? जो प्रांत और भाषा के नाम पे झगड़ा कराएगा, उसको सबसे पहले महाराष्ट्र के लोगों ने ही सजा दिया। आप बता दीजिए, पिछले जब से मैं राजनीति में आने में राज ठाकरे भी मेरा कारण है। जब उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया तो हमने भी चुंडी बांध ली कि तेरा 0 करके रहेंगे। तब उसके 13 विधायक थे, आज एक भी विधायक नहीं है। और राज ठाकरे का जीवन में कभी विधायक नहीं होगा, कभी पार्षद नहीं होगा, ये दावा करके हम बता देते हैं। क्योंकि न तो पूर्वांचली उत्तरांचल होने देंगे, और न तो महाराष्ट्र की मराठी जनता, मराठी मानुष नहीं होने देगा। इसलिए ऐसे लोगों को तवज्जो देना ही ठीक नहीं है। मनोज जी, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तब आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। लोग आपको मुख्यमंत्री का भी चेहरा मानते थे। थोड़े से चूक गया, पर बहुत ज्यादा से नहीं, थोड़े से उन चुनाव में चूक गए। इस बार बीजेपी जीती, इस बार बीजेपी सत्ता में आई। कोई मलाल की उस वक्त कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो गई या कुछ चीजें छूट नहीं गई? आपको क्या लगता है? नहीं, विश्लेषण करते हैं हम इसका। रावण को मारने के लिए पहले कुंभकर्ण मरता है, फिर मेघनाथ मरता है, बाद में रावण मरता है। तो जो बैठा था, जो व्यक्ति, वो रावण से कम नहीं था। उसकी आसुरी शक्ति थी, जिसको जाते जाते समय लगा।
जो व्यक्ति, जैसे भाई साहब ने बोला ना कि बिहार झारखंड यूपी के लोगों के लिए बोल देना कि 500 रुपए का टिकट लेके आते हो और 5 लाख का इलाज करा के जाते हो, तो ये तो आसुरी शक्ति हो सकती है। जो ये कहता हो मनोज तिवारी के बाप की नहीं है दिल्ली, अरे भाई मेरे पिता तो जिंदा भी नहीं है। तो जो इस तरह की बात करता है, जो देश के प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे शब्द बोला है जो कि हम बोल नहीं सकते दीपक, तो ऐसे लोगों को मैं बड़ी विनम्रता से ऐसे लोगों को राक्षस प्रवृत्ति का मानता हूं। उन्हें खत्म करने के लिए थोड़ा समय लगता है। हाँ, जब मैं अध्यक्ष था तब हमने 8% वोट का इजाफा किया था। आपको पता होगा कि दिल्ली में भाजपा 32 से 33% से आगे नहीं गई। जब मैं अध्यक्ष था तो हम लोगों ने उसको 40% लेके आए। दूसरी बार कोशिश किए, हम 48% पे आ गए और हमारी सरकार बनी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे हमारे लोग अभी काम करना शुरू किए हैं, आशीष सूद जी हमारे दिल्ली के मंत्री भी आए हैं, इन लोगों का काम जैसा है, हमारी कोशिश है कि हम अगले लगभग 25 वर्षों तक इसी तरह से दिल्ली को सजाएंगे। जब पूरा देश डेवलप होगा तो दिल्ली भी डेवलप होगी, ऐसा विश्वास। हमारा यही विषय है आज का कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक मिशन 47 रखा है कि विकसित राष्ट्र में बनाना है। दिल्ली में आप सांसद भी हैं, तीसरी बार सांसद है, किस तरह से योगदान होगा, क्या रोड मैप है, कुछ उसमें क्या आप काम कर रहे हैं, आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी तो इंटरव्यू में भी आने का भी समय नहीं बचता है। आपके इंटरव्यू में भी मैंने रेखा जी को भी बोला टाइम निकाल लो, आशीष जी को भी बोला, पंकज जी को भी बोला। हमारा इस समय जो उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में दिल्ली के पहले समस्याओं को दूर करने का ईमानदार प्रयास किया गया। आज अभी बाढ़ गया है, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि ऑटो रिक्शा डूब गया, एक आदमी मर गया, उसमें जीप डूब गई। जबकि हम ये कहते हुए चल रहे थे कि इस साल थोड़ी समस्या हो सकती है, मगर कोशिश किया। प्रवेश वर्मा का मंत्रालय फिर भी रेखा जी के नेतृत्व में ठीक किया। अभी हम लोगों ने इस दिल्ली में गरीबों का क्या दोष था कि उनको 5 लाख रुपए का फ्री इलाज न मिले। हमने शुरू कर दिया, अब तो 10 लाख रुपए का इलाज मिलता है। 70 साल प्लस के बुजुर्गों का इलाज शुरू हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ जितने हमारे टैंकर चलते थे, टैंकर पानी बेचते थे, टैंकर माफिया होते थे, आज हम लोगों ने हर टैंकर पे जीपीएस लगा दिया। टैंकर कहाँ है, बैठा है, खड़ा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसी दिल्ली में आज जमुना जी के स्वच्छता पे हम लोग काम करना शुरू कर दिए। इसी दिल्ली में हम ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर के बात कर रहे हैं। इसी दिल्ली में हम आरोग्य केंद्र बना रहे हैं। ये नहीं कि बीमार होंगे तभी इलाज करेंगे, हम आपको बीमार ही नहीं होने देंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य केंद्र अभी हम लोगों ने 35 शुरू कर दिए। तो ये सब कार्य ऐसे हैं जिससे अभी हम लोग लगातार अभी लोकसभा वाइज मीटिंग कर रहे हैं और जो भी हिला हवाली कर रहा है उसको चिन्हित कर रहे हैं। हमारा स्पीड ठीक, स्पीड आपका ठीक है। आपके हिसाब से दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉल्यूशन, ट्रैफिक, मिसमैनेजमेंट, कंजेशन, पॉपुलेशन से ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग, जितनी डेंसिटी में बसे हुए हैं उसकी जिस अनुपात में जनसंख्या है, वो क्या आपके हिसाब से दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है? नहीं, हमारा निदान क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी ट्रैफिक कंजेशन थी, जिसको दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। अभी UBR 2 का हमने प्रधानमंत्री जी के साथ उद्घाटन किया। UBR 2 से आज जो दिल्ली कहते थे ना कि ये गांव की दिल्ली है जी, कैसे जाएंगे, सबसे अच्छा गांवों में पहुंचेंगे। और उस गांव के साथ साथ याद रखिए, केवल गांव नहीं है, कॉलोनी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे आए हुए लोग वहां ज्यादा रह रहे हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन दूर किया। दूसरी बात, हम लोगों ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अभी यहाँ मीटर नहीं लगाते थे, देने देते थे। हमारे ऊर्जा मंत्री बैठे हुए आशीष सूद जी, इन्होंने आते ही ऐसा काम किया कि हम लोगों ने बिजली कंपनियों को बोला कि जिसका घर बन गया उसको आपको मीटर लगा के बात करनी है।
तब आप आज ऊर्जा मंत्री के कार्यालय में घुसेंगे। आज बुराड़ी में जाइए, आप उधर नरेला जाइए, कमलजीत सहरावत के क्षेत्र में जाइए, सब लोग रेखा गुप्ता जी का, नरेंद्र मोदी जी का और आशीष सूद के नाम पे आज वो तालियां बजाते हैं। जबकि इन्हीं लोगों को आप सोच नहीं सकते, इसी दिल्ली में 22 रुपया यूनिट बिजली दे रहे हैं तार खींच के। जब हम लोगों ने अपने ऊर्जा मंत्री को बताया, आज वो सारी चीजें समाप्त, जो सुविधा है सबको मिल रही है। तो इस तरह से बहुत कार्य हैं जो हम लोग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलते चलते मनोज जी, मंच है, मंच सजा हुआ है एलटी एक्सेस का। मनोज जी की फेवरेट 3-4 लाइनें नहीं होंगी उसके बेटा पास बनेगी तो एक गाना भी होगा। हमारी दिल्ली के लिए जो सबसे प्रमुख बात है वो इस लाइन में प्रस्तुत हो जाती है कि ये राजा जी एक जरूरत मूरत खूबसूरत हो। अरे हमरा बुझाता दिल्ली विकसित होई, आलोगन खातिन सुरक्षित होई हो। मैं विशाल कनोडिया के चैनल पे ये बात कह रहा हूँ। विशाल कनोडिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज ही मुझे पता चला कि ये चैनल विशाल कनोडिया जी का है। मैं कनोडिया जी सुन रहा था तो मेरा विश्वास है कि 2-2 इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, 2-2 इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है। दिल से देखिए, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है। रेखा विकसित दिल्ली को यूं सरपट निकल रही है। दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी, आप आए, हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच भैया, और ऑल गुड विशेष फॉर ये लाइफ टाइम्स। हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी छा जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां मनोज तिवारी के लिए। और अब आग्रह करेंगे कि मनोज तिवारी जी का जो एक भेंट है उसको देकर सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से। ये पौधा ये दिल्ली के नाम है क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाना है, जैसा सभी नेताओं की कोशिश है। ऐसे में पोल्यूशन फ्री दिल्ली के लिए बहुत बड़ा में उन्होंने अपनी बात रखी है और जैसा कि उनका अंदाज है हम सब जानते भी हैं और मधुर आवाज है उनकी, आपने सुना। दिल्ली के शिक्षा मंत्री समेत कई जिम्मेदार संघ का स्वयं सेवक होने से नौजवानों का नेता बनने तक, अब दिल्ली बीजेपी की दमदार शख्सियत होने से दिल्ली सरकार का दिग्गज चेहरा बनने तक, आशीष सूद के संघर्षों और सफलताओं की एक बेहद लंबी फहरिस्त है। कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से जुड़े दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और 1980 के दशक में ही बोफोर्स घोटाले के खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन चलाकर अपने सियासी भविष्य की रूपरेखा बता दी। तो दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और महासचिव पद से होते हुए दिल्ली बीजेपी में महासचिव के पद तक पहुंचे। चुनावी सियासत की शुरुआत दक्षिण दिल्ली से पार्षद बनकर की और जनकपुरी की जंग में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को मात देकर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आशीष सूद के पास फिलहाल गृह, बिजली और शहरी विकास और शिक्षा जैसी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी चुनौतियों से निपटते हुए उन्हें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार नंबर 2 की हैसियत है, गृह मंत्रालय आपके पास, शिक्षा आपके पास, पावर आपके पास, अर्बन डेवलपमेंट आपके पास। हम इस रोज बैठे हुए हैं, आपकी सरकार ने 200 दिन पूरे कर दिए। अगर मैं कहूँ कि 2-3 बड़ी कामयाबियां उपलब्धियां आपकी सरकार की इन 200 दिनों की, तो फिर सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस सरकार की ये है, मुख्य
मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री तक जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि दिल्ली ने वो भी सरकार देखी है, वो भी मुख्यमंत्री देखे हैं जिनके घर पर कुछ ज्यादा लोग पहुंच गए तो वो लोग छत पे चढ़ गए। तो सबसे ज्यादा उपलब्ध रहने वाली सरकार, ये मैं इसको सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि जनता के सरोकारों के बीच में रहना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा को एक बोझ पाने के लिए एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर यथार्थ में कुछ ना करने का जो क्रम चल रहा था उसको तोड़ने का काम किया। आज 75 सीएमसी स्कूल स्थापित करने जा रही है सरकार, जहां पर हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होगा, जहां पर हर बच्चे के लिए एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होगी, डाटा साइंस होगा, रोबोटिक्स होगी, फेस रिकॉग्निशन, अटेंडेंस होगी। ऐसी अनेक उपलब्धियों के साथ 75 सीएमसी स्कूल स्थापित करना और देश की राजधानी का शिक्षा मॉडल या देश की राजधानी की शिक्षा कैसी होगी। तो देश की राजधानी में आज सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के हर क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम, यानी 21,000 कमरों को स्मार्ट क्लासरूम बनाना, उसके लिए 900 करोड़ रुपए की उपलब्धता करा देना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़े काम है। थोड़े समय में, अल्प समय में सदे हुए बड़े लक्ष्य और बड़े काम है, क्योंकि देश की राजधानी की शिक्षा, देश की राजधानी में बच्चा कैसी शिक्षा पाएगा। आज जब एआई हो रहा है, जहां डाटा साइंस की पढ़ाई हो रही है, जहां रोबोटिक्स की पढ़ाई हो रही है, जहां एनईपी पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात करता है, जहां एनईपी भारतीय ज्ञान परंपरा से बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो बिना स्मार्ट क्लासरूम के, बिना क्रोमबुक के, बिना एआई टेक्नोलॉजी के हम उन बेंचमार्क्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। आशीष जी, आपकी बात से एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। जो पिछली सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, उस पूरी सरकार का जो मॉडल था केजरीवाल मॉडल, उसका फ्लैगशिप डिपार्टमेंट था एजुकेशन, और कहा यह गया कि इस देश में अगर शिक्षा को बदलना है, उसको बेहतर करना है, नए भारत की संभावनाएं टटोलनी है, तलाशनी है, नया हिंदुस्तान खड़ा करना है, तो इस मॉडल को अपनाना चाहिए। आप जितना कुछ गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली में कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपे थे, बहुत कुछ हुआ था। उन आर्टिकल्स में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, जिनके बारे में कही गई थी उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी और वो भी चुनाव हार गए। देखिए, मैंने पहले कहा, शिक्षा इस कमरे में बैठे किसी व्यक्ति से पूछिए, अगर आज आपको 15 वर्ष की आयु में टाइम स्पैन को घुमा के, लाइफ साइकिल को घुमा के वापस 15 वर्ष की आयु में चले जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? लोग बताते हैं, रिसर्चर्स बताती हैं, 99% लोग कहेंगे अब की बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। और वही चीज व्यक्ति अपने जीवन में लेके जाता है, जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को दे पाऊं। इस मानस को इस्तेमाल करने का काम, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पीढ़ी को कुछ देना चाहता है, इसको एक्सप्लॉइट करने का काम सरकार ने किया, बड़ी बड़ी बातें की। मैं कल एक स्कूल में गया था, आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के रहने वाले हैं आप लोग। 1954 से स्कूल चलता है साहब, सरकारी स्कूल है शक्तिनगर में। मैंने उसके बाद इस डाटा को स्क्रैप करवाना शुरू किया है। वो स्कूल बताता है कि हमारे पास अपना 1975 के समय से एलुमनाइज का डाटा है। उस एलुमनाइज के डाटा में मेरे पास
65 डॉक्टर हैं, 3 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, 16 या 18 आईएएस मेरे यहां से पढ़कर निकले हैं। कहने का अर्थ ये, आप में से जिन लोगों ने दिल्ली में रहे हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसी दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 50 साल से देश को आईएएस भी मिले, डॉक्टर्स भी मिले, आईआईटीएम्स भी मिले, मगर एक इकोसिस्टम बनाकर इस प्रकार की चीजें प्रचारित करने की कोशिश की गई कि जैसे पिछले 10 सालों में ही सरकारी स्कूलों में चीजें निकलने लगी हैं। 38,000 कमरों में केवल 700 कमरों में स्मार्ट ब्लैक क्लासरूम बनाने की कोशिश की गई, वो भी सीएसआर के माध्यम से। 1 रुपया भी सरकार ने टेक्नोलॉजी का देश की राजधानी में, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का, एआई से पढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया। तो जब पकड़े जाने लगे तो डीबीएससी चलाएंगे, फलानी चीज चलाएंगे। मैं निश्चित रूप से बहुत प्रामाणिकता से आपको बताता हूं, केवल वो बड़े लोग हैं, फोर्ड फाउंडेशन का उनके पास धन बल है, उनके पास और बड़े सारे इकोसिस्टम है, बड़े बड़े अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप सकते हैं। मैं तो गरीब, मतलब एक मेरी मदर नगर निगम स्कूल की टीचर थी, मेरे पापा, मैं उनके साथ रहता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। हमारे पास तो कोई फोर्ड फाउंडेशन नहीं है, तो हम तो, आपने अभी इन्होंने बताया, विद्यार्थी परिषद और कॉलेज में अपने धक्काशाही राजनीति करते हुए छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर कहते हुए यहां तक आए। तो हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है। मगर मैं प्रामाणिकता से आपसे कह सकता हूं, मैं आपके सामने पुराने स्कूलों के एलुमनाइज का रिजल्ट भी लाऊंगा। एक बेसलाइन सर्वे हमने शुरू कराया है, जिसमें पिछले डाटास के बारे में भी आपको बताया जाएगा। मैं प्रामाणिकता से कहता हूं, एजुकेशन के लोगों की मानसिकता को एक्सप्लॉइट करने का काम उस सरकार ने किया। एजुकेशन के नाम पर एक एसपीएस नाम की चीज मुझे देखने को मिली। मेरे साथ में फाइल आई, बिल्ट 2000 रूम एसपीएस। मैंने सोचा कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आशीष तू थोड़ा आउटडेटेड हो गया, एसपीएस टेक्नोलॉजी क्या है? पूछने में पता चला सेमी पक्का स्ट्रक्चर। देश की राजधानी में कमरे बना, स्कूल के बदले कमरे बनाए गए, वो भी सेमी पक्का स्ट्रक्चर में बनाए गए। कड़ी टुकड़ी लगाकर कमरे बनाने का काम इस सरकार ने किया। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना शिक्षा की गुणवत्ता दी, ना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी। मैं प्रामाणिकता से आपसे कहता हूं कि अगर उस इकोसिस्टम को के इतर ढूंढेंगे तो शिक्षा की खोखली व्यवस्था दिखेगी पिछले 10 साल। बहुत सारी बातें आपने कही। कुल मिलाकर के अगर जिस मंदिर मंत्रालय का आप देख रहे हैं, अगर उसको हम देखें और दिल्ली में अगर 47 जो प्रधानमंत्री का मिशन है कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, तो दिल्ली विकसित राष्ट्र की किस तरह की राजधानी बनेगी, किस तरह का राजधानी आप बन रहा है, क्या स्वरूप है आपके मन में? कोई उस पर कार्य, क्या प्रधानमंत्री के उस मिशन पे आप लोग कोई काम कर रहे हैं? ये सवाल है आपसे जो मैं जानना चाहूंगा, खासकर उन क्षेत्र में जहां पे जो मंत्रालय आपके पास है। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत, उसमें विकसित भारत की राजधानी भी विकसित होनी होगी, उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में मां यमुना है। 6500 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए, अगर मैं ईयर ठीक से याद करता हूं तो 2017 से 22 के बीच में लगभग यमुना पे केंद्र सरकार ने दिए, जो दिल्ली सरकार से खर्च हुए। मां यमुना एक गंदे नाले में तब्दील है। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पर एक डिप्लीटेड फ्लीट के रूप में दिल्ली हमें मिली। एजुकेशन के विवरण मैंने आपको दिया। देश की राजधानी अगर विकसित होनी है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के आधार पर एनईपी का इंप्लीमेंटेशन यहां होना है, तो एआई के मदद से दिल्ली का अपना एक एआई मिशन होना चाहिए। दिल्ली के नागरिक एआई से
एनेबल्ड होने चाहिए, एआई के प्रति अवेयर होने चाहिए, इंक्लूसिव दिल्ली होनी चाहिए, जहां पर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, जहां पर डीडीए के द्वारा डेवलप्ड कॉलोनीज और अन्य तरह की जो आबादी यहाँ है, उन सब के लिए विकास के काम। आप देखिए 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, और जमीन लैंड जो है, लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों जो है केंद्र सरकार के निगरानी में सीधे सीधे चलती है। और दिल्ली जो है सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, ये माना जाता है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ काम हुए हैं, बहुत सारे काम होने बाकी है। 11 साल तो केंद्र में सरकार आपकी भी रही है, कुछ जिम्मेदारी मैं बताता। देखिए, जब 11 साल पहले हम केंद्र में आए और लगभग 10 साल पहले जो इस तर्क को देते हैं कि केंद्र ने करने नहीं दिया या उन्हीं को करना था, उन सबको मालूम था, इंक्लूडिंग आप, मैं, इस कमरे में सब, कि केंद्र शासित राज्य की एक लिमिटेशन है। केंद्र शासित राज्य की एक लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के आधार पर दिल्ली का प्रशासन चलेगा। मैं दिल्ली का गृह मंत्री हूं, मगर मैं अपनी लिमिटेशंस जानता था, और ये लिमिटेशंस कोई दिल्ली की देश की मोदी सरकार ने नहीं बनाई है। संविधान सभा में, और संविधान सभा में आजादी से पहले संविधान बनाने वाले लोगों ने वॉशिंगटन, सिडनी, मेलबर्न, अन्य बड़े बड़े देशों के मॉडल्स पर चर्चा करके दिल्ली को केंद्र शासित राज्य बनाया, जिनकी फोटो अपने पीछे लगाकर राजनीति करते थे स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा डेलिबरेशन है उस संविधान सभा में, क्यों दिल्ली केंद्र शासित राज्य होनी चाहिए। बड़ी फोटो लगा के पीछे बैठते थे। तो केंद्र के राज्य के गृह मंत्री के नाते केंद्र के सहयोग के साथ डीएम कार्यालय के माध्यम से हमें दिल्ली की कानून व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में 20 दफा राज्य सरकार को पुलिस के माध्यम से, अन्य एजेंसीज के माध्यम से, कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में अगर इस प्रकार के परिवर्तन हो जाए, रोड के डिजाइन में ये चेंज हो जाए, बस स्टॉप को थोड़ा आगे कर दीजिए, इस कट को बंद कर दीजिए, तो दिल्ली में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। राज्य सरकार उसके संदर्भ में बात ही नहीं करती थी, क्योंकि उनको एक स्केपगोट चाहिए अपने नकारेपन को छुपाने के लिए कि केंद्र नहीं करने देगा। देखिए, केंद्र शासित राज्य में राज्य के अपने दायित्व है और अपने अधिकार है, और केंद्र के अपने अधिकार है। तो उन सबके समन्वय से एक उदाहरण है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की किताब में लिखा हुआ। डॉक्टर साहब ने एक बूंद जिंदगी की एक किताब है, दिल्ली के देश से पोलियो के खत्म करने की। डॉक्टर साहब एक शादी में गए थे, उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, और डॉक्टर क्या चल रहा है, गुजराल साहब ने डॉक्टर साहब से पूछा। ये डॉक्टर साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि साहब पल्स पोलियो करना चाहता हूं, ये पोलियो खत्म करना चाहता हूं, राज्य के पास पैसा नहीं है। दोनों की चर्चा हुई। 2 दिन बाद उसी शादी में, महारानी बाग के किसी फंक्शन में, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया, सीखा, समझा, सरकार को, दिल्ली सरकार को पैसा मिला, और आज पोलियो नहीं है। तो ये समन्वय तो बनाना पड़ेगा ना। अब समन्वय से बेहतर होगा, अब चीजें बेहतर होगी। ये समन्वय बनाना पड़ेगा। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, केंद्र ने तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। 6500 करोड़ रुपए मैंने बताया यमुना को दिए। आज कभी कोई आम आदमी पार्टी वाला आए तो पूछिएगा, बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का जो फ्लीट है, ईवी व्हीकल्स की पॉलिसी तो आप लाए, जाते समय ईवी की सब्सिडी कितने सालों की नहीं देकर गए, क्यों नहीं देकर गए? और ईवी की पॉलिसी लाने के बाद ईवी बसेस का कितना बड़ा फ्लीट आप लेकर आए, और कितना फेम में केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र सरकार ने कोई कोताही नहीं छोड़ी। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार के अस्पताल दिल्ली में ना हो, केंद्र सरकार उन अस्पतालों पर बड़ा खर्च ना करे, 13,000 के लगभग बेड है, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था उनके बिना चरमरा जाए। इसलिए ये एक नैरेटिव अपनी सुविधा के लिए बनाया गया कि केंद्र में बीजेपी सरकार है। अनेकों बार ऐसा था, शीला दीक्षित जी के समय
केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, मगर इनको तो एक स्केपगोट चाहिए था। सब मिले हुए हैं जी, आज इसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। पूछिएगा कोई आपकी पार्टी वाला आए तो सब मिले हुए जी का क्या हुआ। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट का हवाला देकर के आपने केंद्र सरकार की भूमिका दिल्ली में सीमित रही है, वो बात तो आपने कही। एक टकराव की स्थिति थी, एजुकेशन में पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, यमुना के लिए 700 करोड़ थे, 6500 करोड़ वो पता नहीं कहाँ बह गए, बहुत सारे सवाल आपके। अब आपकी सरकार है, दिल्ली के लोगों ने आपको बीजेपी की सरकार है 27 साल बाद। अब मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्निंग सरकार है। अब 4 सवाल मेरे हैं। ये जो कूड़ा के 3 बड़े बड़े ढेर हैं, ये आज भी खड़े हैं। पॉल्यूशन अक्टूबर नवंबर आ रहा है, पास है। पॉल्यूशन से पूरी दिल्ली जो है वो घुटने लगती है, दम घोटू स्थिति हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक दबाव पहले से है। यमुना आपके सामने एक बड़ा सवाल है। ये चारों बड़े सवाल हैं। अगर 2047 में विकसित भारत को देखना है तो दिल्ली को भी विकसित होना चाहिए, और ये चारों बुनियादी दिक्कतें हैं जो एक चुनौती के तौर पे आपके सामने अब भी खड़ी है, जिनका हवाला देकर कर सकता मैं। अच्छा होता है ये सवाल पूछते समय पीछे आप वो क्लिपिंग्स चलाते, जब 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर जाकर खड़े हुए थे कि नगर निगम में मुझे जिता दो बस। ये कूड़े के पहाड़ 2.5 साल नगर निगम में इनकी सरकार रही, राज्य में और नगर निगम में दोनों में इनका मेयर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका। कितने फुट कूड़े का पहाड़, कितने मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होना शुरू हुआ। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इन कूड़े के पहाड़ों के लीगेसी वेस्ट के रिमीडिएशन का काम हम केंद्र सरकार के सहयोग से और नगर निगम के सहयोग से तेजी से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और हमारा अर्बन डेवलपमेंट विभाग उसका हर महीने रिव्यू करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसको खत्म करने के लिए जो तीसरा और चौथा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना था, सरकार को नगर निगम में उसके लिए, इनके शासनकाल की नगर निगम में उसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हमने उनकी सब वेस्ट टू एनर्जी बनाकर उस कूड़े के रिमीडिएशन को कम करने के लिए हमने उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंसेस दिलवा दी है। लीगेसी वेस्ट कम हो तो वेस्ट के टेंडर, देखिए होगा क्या, आप यहां से घटाते जाएंगे और अगर इन्हीं पे ढलाव पर आते जाएगा, नई जगह बनाना तो दिल्ली में कठिन है जहां कूड़े का ढेर इकट्ठा हो, तो अगर वो आता जाएगा तो जब तक वो लीगेसी नहीं बनेगा तो फिर एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो नए टेंडर हो ताकि वहीं के वहीं उनका निस्तारण करके उनको निपटाया जा सके, लगातार वहां से यहां कूड़े का इन्फ्लक्स को कम किया जा सके। और मुझे तो कल इस सेवा पखवाड़े के लिए केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब ने पूरे देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग ली थी। आप सरकार की गंभीरता को, केंद्र और राज्य सरकार की गंभीरता को समझिए। चलिए, बहुत उसमें बस एक वाक्य बता देता हूं, एक वाक्य बहुत जरूरी है समझने। खट्टर साहब ने कहा कि मैं 17 तारीख को खुद विजिट करूंगा और जरूरत पड़ने पर भलसवा के पहाड़ को मैं गोद लूंगा कि वो जल्दी से जल्दी निस्तारित हो। और हम सबको, देश भर के सभी मंत्रियों को उन्होंने कहा कि आप भी अपने पास एक एक इस प्रकार का गोद लें ताकि गंभीरता के साथ, लगातार फॉलोअप के साथ ये खत्म हो। इसलिए हमने इसके लिए बहुत गंभीरता के साथ हम दिल्ली के 6 महीने हो गए, बहुत कम शब्दों में 6 महीने तो आपकी सरकार के आपने पूरे किए। कुछ आपको दिखता है कि जो काम आपने किए हो, जो अभी बता सकते हैं, और जो 5 साल में 47 को छोड़ते हुए जो 5 साल का टारगेट है, वो मूल रूप से किन चीजों पे आप देश में क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए कि इस देश की जनतंत्र की बुनियाद भी बहुत मजबूत है, इस देश का संविधान बहुत मजबूत है। सर, संविधान उसको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश ये आम आदमी पार्टी ना कहे तो भी जनता को पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेचर में परिवर्तन क्यों हुआ, लोग ये पूछते हैं। जिसको आपने गाली दी उसी के साथ जाकर सरकारें बना रहे हैं, उसी के साथ आप अलायंस करते दिखाई दे रहे हैं, फिर ये परिवर्तन की राजनीति का जनाधार या फिर आधार कैसे हुआ? तो फिर मैं वहीं पे आ जाऊंगा ना
फिर मैं कहूंगा संविधान पे ये बताइए सर, पार्टी अपनी पार्टी के लिए की पार्टी, ये भ्रष्टाचार, ये काम कब है? जब इस देश में जनतंत्र है, हाँ। जब इस देश में संविधान है, हाँ। जब जनतंत्र ही नहीं बचेगा, कांग्रेस संविधान भ्रष्ट नहीं बचेगा। पार्टी है कि नहीं आज के सिनेरियो में आम आदमी पार्टी मानता हूं की? भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन मैं उससे बड़ा मुद्दा था, ये सारी बातें तब होगी जब देश में जनतंत्र रहेगा, हाँ। जब देश में संविधान रहेगा। तो बार बार मैं कह रहा हूं और बार बार रिपीट कर रहे हैं आपकी ये लड़ाई इस सबसे बड़ी लड़ाई थी, और ये देश में कोई पहला प्रयोग नहीं हुआ। कोई भी भाजपा का नेता अगर कहे तो उसको इमरजेंसी के दौर पे ले जाइएगा। ठीक है सर, बहुत लंबी चर्चा है। एक छोटा सा सवाल, इसके बाद सेशन खत्म होगा। बुराड़ी की जनता के लिए आपने अब तक क्या किया? और वहां चूंकि जब इलेक्शन हो रहा था मैं कवर करने गया था, तो बहुत सारी समस्याएं थे। लोग कह रहे थे कि ठीक है इतने सालों से यहाँ आपको लोगों ने प्यार दिया है, लेकिन समस्याएं हैं जिनका समाधान होता है अगर सरकार आती तो हो जाएगा। अब तो सरकार नहीं है। और देखिए, मुझे लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। छोटे छोटे काम जितने होंगे समस्याएं बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि मैं बुराड़ी की जनता का धन्यवाद करता हूं कि हिस्टोरिक मैंडेट से लगातार कुछ अच्छे काम गिनवाएंगे ताकि दिल्ली को पता चले। बात हूं, हिस्टोरिक मैंडेट से भेजा। जब मैं बुराड़ी का पहली बार विधायक बना था, केवल 24% एरिया में पाइपलाइन था। आज पानी के पाइपलाइन 85% एरिया में है। बुराड़ी में सीवर के बारे में कोई सोचता नहीं था। आज लगभग 70% एरिया हमारा सीवर का लाइन का काम पूरा हो चुका है। बुराड़ी में जब मैं आया था, टोटल स्कूल के कमरे केवल 62 थे। आज बुराड़ी में टोटल स्कूल के कमरे ऐड कर लीजिए तो 926 है। बुराड़ी में अस्पताल नहीं था, आज बुराड़ी में अच्छा खासा 800 बेड का अस्पताल है, और कोरोना में हम सब के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसलिए जनता ये प्यार दो चौथी बार दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बुराड़ी की सरकार। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, बिल्कुल चूंकि समय कम है, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें। दिल्ली देश की राजधानी है, और आपने यहाँ पे 11 साल आपकी भी सरकार रही है। हमने शीला दीक्षित के समय में देखा कि काफी काम हुआ था, और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, क्योंकि विपक्ष में और सत्ता पक्ष यही लोकतंत्र की, आप जिस लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं, तो अभी जिस विपक्ष की भूमिका में आप हैं, उसमें आपकी प्राथमिकता एज ए विपक्ष, एज अपोजिशन पार्टी, आपने तय किया है कि सरकार की सिर्फ ऊपर आरोप लगाना है, या आप भी सिर्फ आरोप लगा के चला जाना है, या सब्सटेंशियल किसी चीज को लोगों तक ले जाना है? एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन भूमिका में आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएं। केवल जो इन्होंने वादा किया है उस वादा को पूरा करें, नहीं तो हमको याद दिलाते रहेंगे। भाई इन्होंने कहा था कि अगर इनकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री का गए थे कि अरविंद केजरीवाल सरकार की वेलफेयर की जितनी योजनाएं हैं वो बदस्तूर चलती रहेगी। आज देखिए, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बंद कर दिया, अस्पताल में दवाइयां मुफ्त मिलना बंद हो गया, बसेज में फिर जो मुफ्त थी उसको बंद कर दिया इन्होंने, वो दिल्ली वालों को ही पास मिलेगा। तो एक एक करके योजनाएं ये बंद करते जा रही हैं। फिर इन्होंने कहा था कि भाई दिल्ली की झुग्गियां नहीं टूटेगी, दिल्ली जो टूट रही है, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा था 2500 रुपए देंगे, नहीं दिया, हम सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि भाई हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, नहीं दिया, सवाल पूछ रहे हैं। कहा था अनऑथराइज्ड कॉलोनी का, अभी भी कह रहे थे समावेशी विकास करेंगे। आपने पूछा कैसे करेंगे, नहीं बताया, तो वो समावेशी विकास कैसे होगा? आज मैं दावे से कह सकता हूं आपके चैनल पे कि दिल्ली की बदहाली के लिए कोई एजेंसी जिम्मेदार, तो डीडीए जिम्मेदार है। तो समावेशी प्लान क्या, मैं पूछ रहा हूं उनसे, बताइए प्लान क्या है? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो काम चल रहा था वो काम रुक गया, तो हम उसके बारे में उनसे पूछते रहेंगे। इन्होंने कहा था, भाई मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में जल जमाव नहीं होगा, हमने यमुना की ऐसी सफाई करी है कि पानी यूं आएगी और यूं निकल जाएगी। अब देखिए, हमारे जहांगीरपुरी में कभी नहीं पानी गया था, जहांगीरपुरी में कमरे भर पानी पहुंच गया। इन्होंने कहा था कि भाई सरकार बनते ही अगला जो ठंड आएगा उसमें प्रदूषण नहीं होगा। मैं पूछूंगा कि भाई अभी तो प्रदूषण अभी दिख रहा है, यमुना में बीओडी की मात्रा बढ़ गई है, तो हम इनसे पूछते रहेंगे कि वो कब दिन आएगा, जो कि अब चारों तरफ इन्हीं की सरकार है, तो अब इनको तो समय नहीं लगना चाहिए। हमें दिल्ली की जनता दोनों से पूछ रही है सर, पूरी सरकार, दिल्ली की जनता ये दोनों से पूछ रही है कि वो कब अच्छा दिन आएगा जब यमुना वाकई में साफ होगी। समय खत्म हो चुका है, क्योंकि आप शानदार वक्ता हैं और जानते हैं लोग कि किसी भी टॉपिक पर बहुत लंबा आप बोल लेते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं जो आने वाले वक्त में जो वक्ता होंगे आम आदमी पार्टी के, उनसे भी पूछा जाएगा। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। जानते हैं संजीव होता है, और इसी अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है। तमाम जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब बड़े ही बेबाकी से उन्होंने दिया, चाहे वो वादाखिलाफी का आरोप हो, चाहे भ्रष्टाचार के सवाल हो, सत्ता पक्ष के हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया।